हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आप इस चैनल का कंप्लीट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सप्लोर करना होगा। आप जैसे इस चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आ जाएंगी। मैंने यहाँ 10th, 11th, 12th क्लास के लिए फ़िज़िक्स लेक्चर और साथ ही बीएससी बीटेक के लिए भी फ़िज़िक्स लेक्चर एंड फ्री पीडीएफ नोट्स विद एक्सपेरिमेंट्स यहाँ मैंने अपलोड किए हुए हैं। हेलो बच्चों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे दो टॉपिक्स की। एक तो बात करेंगे सबसे पहले अक्षीय व निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, मतलब अक्षीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम संबंध ज्ञात करेंगे पहले, और उसके बाद हम बात करेंगे कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र में हम एक द्विध्रुव को रखेंगे और फिर देखेंगे उस द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण लगता है। तो हम देखेंगे बल आघूर्ण लगता है टो इक्वल्स टू पी साइन थीटा, ये बल आघूर्ण लगता है। तो ये दो टॉपिक के बारे में आज हम क्लास में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षीय व निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो उसके लिए फिर से एक जल्दी से विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं और उसको आपको डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। तो ये बना लिया अपन ने एक विद्युत द्विध्रुव। ये कौन है, इसका माइनस क्यू, ये क्या है, इसका प्लस क्यू, ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, डाइपोल बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो विद्युत द्विध्रुव है, ये इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। अब ये जो रेखा है, इस रेखा को क्या बोलते हैं, अक्षीय रेखा। अक्ष के अनुदिश जैसे इस लाइन को बढ़ाया तो उसको बोलेंगे अक्षीय रेखा, ठीक है। अब इस पर कोई बिंदु स्थित है, उस पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो याद करो, हमने डेरिवेशन किया था पिछली क्लास में 2kp अपॉन में आर क्यूब। ये कहाँ होता है, ये होता है अक्ष पर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अक्ष पर, ठीक है। और इसकी दिशा किस ओर होती है, तो इसकी दिशा मैं बनाता हूँ, इसकी दिशा इधर होती है, इस दिशा में, राइट साइड, ठीक है। हमने देखा था राइट साइड थी इसकी दिशा डेरिवेशन में लास्ट क्लास में, ठीक है। अब निरक्षीय रेखा क्या होती है, तो ये जो रेखा बना रहा हूँ ये रेखा निरक्षीय रेखा होती है। और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी होती है, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं निरक्षीय। अच्छा, एक बात ध्यान देना, मैं यहाँ पर केवल परिमाण ले रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर पी कैप नहीं लगाया या पी वेक्टर नहीं लगाया। अगर मैं यहाँ पे वेक्टर लगा दूंगा ना ऊपर, तब मुझे पी वेक्टर लगाना होगा। पता नहीं बात आपको, वेक्टर लगा दूंगा तो यहाँ भी वेक्टर लगाना होगा, ठीक है बेटा। अब निरक्षीय पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू कितनी होती है kp अपॉन आर क्यूब। तो अक्षीय पर जो भी विद्युत क्षेत्र का मान होता है, निरक्षीय पर उसका आधा होता है। देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं है, इसका मतलब आधा हुआ ना। निरक्षीय पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, आधी होती है। और अगर दिशा देखें, अगर अक्षीय पर आपने देखा इस दिशा में है तो निरक्षीय पर होगा उल्टी दिशा में, एक दूसरे के विपरीत होता है। ये दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस दिशा में होती है, जैसे इस दिशा में है, तो निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी विपरीत दिशा में होती है, जो कि इस दिशा में आपको ये एरो से दिख रहा है, ओके। अगर मैं इस पे वेक्टर लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पे माइनस लगाना होगा, क्योंकि इसकी दिशा विपरीत होती है इससे, या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के भी विपरीत होती है। तो ये बातें हमने पढ़ ली थी पिछली क्लास में, ये समझ में आ गया आपको, ओके। अब हम दोनों को डिवाइड करके देखेंगे और दोनों के बीच में संबंध ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या सूत्र होता है, ई अक्षीय, वेक्टर लगाया है तो वैल्यू हो जाएगी 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये होगी हमारे पास समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, -kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 1, ये आ गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 का भाग लगा दो, तो देखिए ई अक्षीय अपॉन ई निरक्षीय। ई अक्षीय की वैल्यू कितनी है, 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब, और ये निरक्षीय की कितनी है, माइनस, तो ये आ गया माइनस, और ये बेटा अपॉन में, तो इसकी जो वैल्यू होएगी वो उल्टी लिखी जाएगी इस तरह से। तो kp कहाँ लिखा जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, -kp अपॉन आर क्यूब, तो उल्टा लिखा जाएगा
माइनस आर क्यूब अपॉन के पी, क्योंकि ये ई निरक्षीय अपॉन में है, इतना तो सबको पता होता है। अब आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, के पी वैक्टर से के पी वैक्टर कैंसिल, और कितना आ गया यहाँ पे, कितना बचा, -2 बचा। तो यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें ई निरक्षीय की इधर से, तो हमारे पास आ जाएगा ई अक्षीय वेक्टर इक्वल टू -2 इंटू ई निरक्षीय। इससे हमें ये पता लगता है कि अक्षीय बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्षीय से दुगनी होती है। देखिए 2 की गुणा हो रही है, निरक्षीय से दुगनी होती है, और निरक्षीय पर जो दिशा होती है वो अक्षीय से विपरीत होती है। तो ये बात क्लियर हुई सबको? ओके। अब अगला टॉपिक भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक छोटा था। अगला टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो बहुत इजी है। बल आघूर्ण क्या होता है, जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और वो रोटेट हो रही है, बल लगाने से क्या हो रही है, बल लगाने से रोटेट हो रही है, तब हम कहेंगे हमने उस वस्तु पर बल आघूर्ण लगाया। जैसे हम गेट पर, अपने दरवाजे पर बल लगाते हैं तो दरवाज़ा सीधा आता है या घूमता है? घूमता है ना, रोटेट करता है। तो बल लगाने पर अगर कोई चीज़ रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो हम कहेंगे हमने उस पर बल आघूर्ण लगाया है। और बल आघूर्ण हमेशा 2 बलों के युग्मों के कारण लगता है। क्या लगता है? 2 बलों के युग्मों के कारण वो लगता है। अब इसको समझो। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक समरूप विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। तो ये देखो मैं क्या बना रहा हूँ, समरूप विद्युत क्षेत्र। दिख रहा है सबको समरूप विद्युत क्षेत्र? ओके। अच्छा, अब बताओ विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ से कहाँ होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, प्लस से माइनस। तो यहाँ पर क्या आ गया, तो ये तो आ गया आपकी विद्युत क्षेत्र बना दिया मैंने समरूप, जिसकी दिशा है पॉजिटिव से नेगेटिव, धनात्मक से ऋणात्मक। तो ये बना दिया मैंने विद्युत क्षेत्र। अब मैं यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव रख देता हूँ ऐसे, ठीक है। इसका -Q यहाँ है और +Q यहाँ है, ठीक है। अच्छा, अब -Q से +Q किसकी दिशा होती है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, P वेक्टर की दिशा होती है। तो ये आ गया -Q से +Q, P वेक्टर। अच्छा, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कहाँ है, विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है? ये रही, ये बना दिया। तो ये E वेक्टर की डायरेक्शन है, ये सॉरी ओके, फिर से देख लो जल्दी जल्दी। ये बना दिया मैंने विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ से कहाँ होती है? प्लस से माइनस, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि ये है ई वेक्टर, ओके। अब आप बताओ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? -Q +Q, और उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? -Q से +Q। किसकी दिशा होती है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा में बेटा, विद्युत क्षेत्र ऐसे है, यूँ है ना विद्युत क्षेत्र। तो ये और ये हो गया हमारा P वेक्टर। अब विद्युत क्षेत्र P वेक्टर और E वेक्टर के बीच में, ये E वेक्टर हो गया हमारा, इसके बीच में कितना कोण बन रहा है? ये जो एंगल बन रहा है इसको हम लिख देते हैं थीटा। तो इतनी बात क्लियर हुई पहले। तो हमारा विद्युत द्विध्रुव कौन सा है? हमारा विद्युत द्विध्रुव है ये वाला, याद रखना, ये वाला विद्युत द्विध्रुव है हमारा। अब क्या होता है, जैसे ही हमने विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा तो क्या होता है, तो ये प्लस पर, और ये आपको प्लस दिख रहा है, ये प्लस को, प्लस हमेशा क्या करता है बताओ? प्रतिकर्षित। तो इस प्लस को, ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को इधर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा, या ये माइनस इसको इधर की तरफ खींचेगा। तो बताओ विद्युत द्विध्रुव पर कहाँ बल लगा? किस दिशा में बल लगा? इस दिशा में बल लगा। और इस बल का मान कितना हुआ? इस बल का मान हुआ, बल की वैल्यू याद है आपको कितनी होती है? F = QE वेक्टर, क्योंकि Q क्या है? पॉजिटिव, तो लग जाएगी QE वेक्टर। समझ में आई थी बात? ओके। दूसरी बात, ये क्या दिख रहा है? -Q। इस माइनस को ये प्लस क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित, तो कहाँ खींचेगा? इधर की ओर। क्लियर हुआ? अच्छा, बल कहाँ लग रहा है? अब देखिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब ध्यान से देखना। पहले इसको मैं हल्का कर देता हूँ ताकि डायग्राम समझ में आ जाए। अच्छा, पहली बात, अब मुझे बताओ कि इस पे बल कहाँ लग रहा है? इस दिशा में लग रहा है बल, ठीक है। -Q बल कहाँ लग रहा है? इस दिशा में, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये जो बल है, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत है ना ये बल। हाँ, बल का वैल्यू कितनी होती है? बल की QE।
तो लिख देंगे क्यू ई। लेकिन अगर मैं वेक्टर लगाऊंगा, इधर वेक्टर लगाऊंगा, तो ये बल की जो दिशा है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है, तो यहाँ पर आगे लगा दूंगा माइनस। ये बात क्लियर हुई आपको? ओके। अब इस पे देखो, इस प्लस क्यू पे बल कहाँ लग रहा है? इधर। कितना लग रहा है? F इक्वल टू, फॉर्मूला कितना होता है बल का? F इक्वल टू क्यू ई। अब विद्युत क्षेत्र भी किधर है? इधर ही है। और ये बल भी किधर लग रहा है? इधर ही लग रहा है। तो आगे प्लस ही लगेगा। अगर वेक्टर लगा दूंगा तो प्लस ही लगेगा, क्योंकि ये बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, इसलिए होएगा F वेक्टर इक्वल टू प्लस क्यू ई वेक्टर। ये विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए हो जाएगा F वेक्टर इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर। इतना क्लियर हुआ आपको? ओके। तो अब हम अपनी नोट्स वाला डायग्राम भी एक बार समझ लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो नोट्स वाला डायग्राम है। अब देखिए, अब पता लगा आपको कि प्लस क्यू पर ये प्लस से रिपेल हो रहा है, प्लस क्यू, और इधर जा रहा है, और इस पर बल कितना लग रहा है? F इक्वल टू प्लस क्यू ई वेक्टर। क्लियर हुआ कैसे? ओके। और माइनस क्यू पे कैसे बल लग रहा है? माइनस क्यू पे ऐसे बल लग रहा है, और कितना लग रहा है? माइनस क्यू ई वेक्टर। क्लियर हुआ इतना? अच्छा। दूसरी बात, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच की दूरी कितनी है? 2L। ओके, ये बात समझ गए, सब बात ठीक है। अब क्या होता है, कभी भी कोई भी मान लो ऐसे एक छड़ भी है, उस पर एक बल ऐसे लग रहा है, एक बल ऐसे लग रहा है, तो बताओ ये दोनों बल तो आपस में क्या है? विपरीत लग रहे हैं एक दूसरे के। इक्वल है, समान है, और विपरीत है, दिशा विपरीत है, तो ये बल तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। लेकिन क्योंकि ये बल ऐसे लग रहे हैं, यूं विपरीत, तो इस छड़ को ये दोनों बल ऐसे घुमा देंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज़ घूमती है तो उसमें दो बल लगते हैं। ठीक है, आप खुद आप अपने हाथ में एक पेंसिल रखो, ठीक है, ऐसे पेंसिल लो, और एक फोर्स उसको इस कोने से लगाओ, एक फोर्स इस कोने से लगाओ, आप देखोगे पेंसिल घूम गई। तो जब पेंसिल घूम गई तो आप बोलोगे आपने पेंसिल पर बलाघूर्ण लगाया, ना कि आपने पेंसिल पर बल लगाया। क्लियर हुई इतनी बात आपको? क्योंकि इस समय, क्योंकि पेंसिल घूम रही है, तो आपने क्या लगाया? बल आघूर्ण लगाया। ये दोनों बल आपस में एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, परंतु ये दोनों बल इस द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इस द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करेंगे। तो ये लाइन मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से बात करता हूँ। माना एक विद्युत द्विध्रुव एक समरूप विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रखा है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर तथा विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में कोण थीटा है। अब विद्युत द्विध्रुव के आवेशों पर कुल कार्यरत बल कितना होगा? जोड़ के देख लो। क्यू ई वेक्टर लग रहा है एक तो प्लस क्यू पर, और माइनस क्यू पे कितना लग रहा है? माइनस क्यू ई वेक्टर। कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये दोनों बल का जो सम है, ये दोनों मिलकर विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो इन दोनों बल एक दूसरे के निरस्त हो रहे हैं। देखो आप, टोटल फोर्स 0 हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों बल एक दूसरे के से निरस्त हो रहे हैं। लेकिन ये दोनों बल मिलकर विद्युत द्विध्रुव को घुमा रहे हैं। समझ में आई बात? परंतु ये दोनों बल युग्म द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करते हैं। अतः द्विध्रुव पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है। अब एक बात समझाता हूँ आपको मैं, थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी तो यहाँ से क्लियर करो। जैसे ये रोड है, एक फोर्स आपने ऐसे लगाया, एक फोर्स आपने ऐसे लगाया, तो कोई पूछेगा कि आपने रोड पर क्या लगाया, तो हम कहेंगे हमने 2 फोर्स लगाए। लेकिन ये 2 फोर्स क्या हो गए? एक दूसरे को, 2 बल क्या हो गए? इन्होंने एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर दिया। लेकिन ये दोनों बल मिलकर इसको घुमाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। तो इस छड़ पर बल ना लगकर, बल नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है? बल आघूर्ण लग रहा है। तो अब आपको क्लियर हुआ ये बल आघूर्ण लग रहा है? ओके। तो हमने ये बात कही कि अतः द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, और बल आघूर्ण का आपको सूत्र पता होना चाहिए। बल आघूर्ण को हम टो से डिनोट करते हैं, इसको ऐसे टी बना के इसकी टांग को मोड़ देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं टो। क्या बोलते हैं? टो। इसका फॉर्मूला होता है बल इंटू लंबवत दूरी। क्या होता है फॉर्मूला? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लंबवत दूरी, तो बल कितना है हमारे पास? F, और लंबवत दूरी के लिए हमें डायग्राम में जाना पड़ेगा। तो डायग्राम देखिए, और इसमें मानिए ये एक त्रिभुज ले लीजिए आप, ये एक ट्रायंगल ले लीजिए, दिख रहा है आपको ट्रायंगल? ओके। इस ट्रायंगल में साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। तो लंब क्या हो गया हमारे पास? ये देखो, थीटा के सामने वाला लंब होता है,
तो लंब क्या हो गया हमारे पास BC, तो साइन थीटा लंब हो गया, लिख देंगे लंब की जगह BC अपॉन में कर्ण, कर्ण कितना है A से लेकर B, इसकी वैल्यू कितनी है कर्ण की 12, तो अपॉन में 12, तो BC क्या है हमारे पास लंब, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी BC की 2L साइन थीटा, क्या वैल्यू आ जाएगी BC की 2L साइन थीटा। तो यहाँ पर बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, बल इंटू लंबवत दूरी, लंबवत दूरी कितनी है BC और BC की वैल्यू कितनी है 2L साइन थीटा। हमने वैसे ही लंब बटा कर्ण निकाला, लंब की जगह BC, कर्ण की जगह 2L और BC की वैल्यू निकाली 2L साइन थीटा। तो इस BC की जगह हम लिख देंगे 2L साइन थीटा। तो ये देखो, तो टो बराबर क्या था बल, बल की वैल्यू कितनी है QE और BC मतलब लंब की वैल्यू कितनी है 2L साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, देखो हमने E को यहाँ रखा और Q डॉट 2L से क्या बन जाएगा, Q डॉट 2L से P बन जाएगा, क्या बन जाएगा P। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टो इक्वल टू PE साइन थीटा, क्या आ जाएगा टो इक्वल्स टू PE साइन थीटा। इतना क्लियर हुआ आपको? ओके, अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन के लिए अब एक बात यहाँ पे ध्यान देना, डायरेक्शन के लिए क्या होता है, आपको क्या करना है राइट हैंड को लेना है, ठीक है, और डायग्राम में देखना है। सबसे पहले आपको अपनी उंगलियां P वेक्टर की तरफ रखनी है ऐसे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, और फिर आपको ऐसे उसको कर्ल करना है E वेक्टर की ओर। क्यों करना है अब सुनो, क्योंकि अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था कि टो इक्वल टू होता है P, अगर कोई भी P साइन थीटा, या बताता हूँ आपको, 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था कि जैसे A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है, ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करते थे तो बनता था AB साइन थीटा एन कैप। याद करो, इसको बोलते थे हम तिर्यक गुणनफल या सदिश गुणनफल बोलते थे। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर कितना होता था, AB साइन थीटा एन कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड लेते थे, परिमाण लेते थे, तो हमारा ये एन कैप हट जाता था। अब मान लीजिए P साइन थीटा आ गया, AB की जगह क्या आ गया P साइन थीटा, तो P साइन थीटा क्या हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। जैसे AB साइन थीटा है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, वैसे ही P साइन थीटा क्या हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। क्लियर हुआ आपको इतना? ओके, तो यहाँ पर देखो, ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमें सदिश में लिखना पड़ेगा, अभी तो ये टो की वैल्यू कितनी निकाली हमने P साइन थीटा, लेकिन हम बात करें सदिश की, तो यहाँ पर हम लगा देंगे वेक्टर। इधर वेक्टर नहीं लगाया हुआ नोट्स में, तो आप लगा देना, तो वेक्टर। और जैसे मान लो AB साइन थीटा होता है तो क्या होता है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, वेक्टर में, वैसे ही P साइन थीटा होता है तो क्या होता है वेक्टर में P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो हमें डायरेक्शन कैसे पता लगेगी टो वेक्टर की, पहले हमें क्या करना है P वेक्टर पर अपनी सीधे हाथ की उंगलियां ऐसे रखनी है, फिर क्रॉस है, क्रॉस मतलब घुमानी है, कहाँ पे E वेक्टर, तो P वेक्टर से हमें E वेक्टर की ओर घुमानी है। मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ कैसे घुमाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक और डायग्राम बनाओ जिसमें आप बताओ कि P वेक्टर की दिशा कहाँ है। तो P वेक्टर की दिशा कहाँ थी, इधर थी, डायग्राम में देख लो, इधर थी P वेक्टर की दिशा, और E वेक्टर की दिशा कहाँ थी, यहाँ थी। अब ये एंगल क्या है बीच में, थीटा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है इक्वेशन में, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, तो आपको राइट हैंड की उंगलियां ऐसे रखनी है, और ये देखो मैं P वेक्टर की तरफ रखता हूँ पहले ऐसे, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, तो मुझे घुमानी कहाँ है P वेक्टर से E वेक्टर की ओर ऐसे। अगर मुझे बोलता E वेक्टर से P वेक्टर घुमाओ, E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर होता तो क्या करता, पहले ऐसे रखता E वेक्टर और फिर ऊपर की ओर घुमाता P वेक्टर। ये हो गया E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। अभी क्या कह रहा है P वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, तो पहले मुझे ऐसे रखनी पड़ेगी P वेक्टर की डायरेक्शन में, देखो दिख रही है P वेक्टर की डायरेक्शन में, फिर घुमानी है E वेक्टर। अब देखो अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंगूठा अंदर जा रहा है ना पेज के, ये देखो, तो अंगूठे की डायरेक्शन अंदर है, इसका मतलब टो वेक्टर की डायरेक्शन अंदर है। अंगूठा बताता है जो इक्वल में आपने जो लगाया हुआ है उसकी डायरेक्शन बताता है। तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर इक्वल टू टो वेक्टर, टो वेक्टर जाएगा अंदर की ओर। तो ये क्लियर हुआ आपको कैसे डायरेक्शन निकलती है? ओके, अब एक बात बताइए, अब यहाँ या यहाँ ये डायरेक्शन कौन सी है Z, और ये डायरेक्शन कौन सी है X, ये डायरेक्शन कौन सी है Y। ये देखो ये Y है ऊपर, अगर मैं ऊपर नीचे जाऊँगा तो Y और माइनस Y
इधर इधर जाऊंगा तो x और माइनस एक्स, और अंदर जाऊंगा तो z, और बाहर जाऊंगा तो प्लस z, अंदर जाऊंगा तो माइनस z। ये क्लियर हुआ। अब p वेक्टर क्रॉस e में मेरा अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर, तो टो वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ हुई, माइनस z हुई। तो यहाँ पर अगर माइनस z कहाँ होता है, अंदर की ओर, तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ और ये लिख सकता हूँ टो वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो माइनस z है। ये क्लियर हुआ आपको? ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो, डायग्राम में बना रखा है मैंने, और टो वेक्टर की डायरेक्शन बता रखी है, देखो मैंने, ये देखो माइनस z, या जो अभी मैंने बनाया वैसा बना सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि p वेक्टर ऐसे था और e वेक्टर ऐसे था, मतलब ये एक्स वाई प्लेन में थे, एक्स वाई तल में थे। तो टो वेक्टर कहाँ था, z में। तो टो वेक्टर की दिशा उस तल के लंबवत होगी जहाँ p वेक्टर और e वेक्टर होंगे, क्योंकि p और e वेक्टर एक्स वाई तल में है। तो जिस तल में p वेक्टर और e वेक्टर हैं, टो वेक्टर उस तल के लंबवत होगा। समझ में आई थी बात? तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे और चैप्टर लगभग फिनिश होने वाला है ये, ठीक है। तो जो भी डाउट होते हैं वो कमेंट में पूछो।